अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, दिस इज़ द 4th कंसेक्यूटिव डे जिसमें हम देख रहे हैं एक पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर आ रही है। आज वीक का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, कल के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा। तमाम चीज़ें इंटैक्ट दिखाई देती हैं, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन हो रही है और साथ साथ जो ऑप्टिमिज्म है वो डेली बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन भी मार्केट ने तकरीबन हम कह सकते हैं 800 अबव पॉइंट्स का इजाफा किया। इट मींस कि 875 पॉइंट्स एंड देयर अबाउट का इजाफा किया। साथ साथ 63,000 का लेवल कल था, हमने देखा था 63,800 पे क्लोजर था। आज के दिन हम देख रहे हैं 64,500 साइकोलॉजिकल वैल्यू से अबव क्लोजर हुआ है। इट मींस कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसमें डेली बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में और कंसोलिडेशन प्रोसेस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही स्टेबिलिटी थी, यही फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट का वेट हो रहा था, यही चीज़ें देखी जा रही थी कि जैसे ही स्टेबिलिटी आएगी, सर्टेनिटी आएगी, तो ऑटोमेटिकली मार्केट के वो नंबर्स वापस आएंगे। जस्ट टॉक अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मार्केट, तो हम थोड़ा सा कंपनीज की प्रॉफिट्स और अर्निंग्स को ज़रा थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर हमें ये चीज़ वाज़े दिखाई देती है कि आने वाले दिनों में जो मार्केट के नंबर्स हैं वो स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सिर्फ अगर हम बैंकिंग के प्रॉफिट्स या सिर्फ अगर हम इंडिविजुअल सेक्टर्स के परफॉर्मेंसेस देखें, रिफाइनरीज के तमाम अगर हम उनके रिजल्ट्स या अर्निंग्स देखें तो हमें उनके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हायर साइड पे दिखाई देते हैं, जिसका इम्पैक्ट ऑलरेडी ये वाजे करता है कि हमारी मार्केट के नंबर्स जो है वो थोड़ा सा काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड थे और अभी इनमें बाइंग की जा रही है और यकीनन ये आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। तो ये तो हो गई मार्केट के हवाले से बात। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तो यहाँ भी इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एफडीआई के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं इन दी पाइपलाइन। एसआईएफसी के थ्रू काफ़ी सारी इन्वेस्टर्स जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए वेट कर रहे हैं, बस दे वर वेटिंग फॉर दी स्टेबिलिटी। अब नाउ अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी आ चुकी है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स के हवाले से और साथ साथ मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से कितना ज़्यादा मार्केट के अंदर एक ट्रेंड अच्छा मौजूद है, पॉजिटिविटी कितनी ज़्यादा देखी जा रही है, एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल कितना है और अगर हम बात करें बिजनेसेस की तो क्या चैलेंजेस हैं, क्या इम्पैक्ट हैं और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कैसे मुमकिन है। खासकर अगर हम अपनी लोकल डिमांड को देखें तो लोकल डिमांड ही हमारी पॉपुलेशन के अगर थोड़ा सा इसका तखमीना लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा हायर साइड पे दिखाई देती है। तो कैसे मुमकिन है कि आप इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करके अपने फिस्कल डिसिप्लिन को कायम रखें, आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। आमिर सज्जाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप बिजनेसमैन हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, वेलकम, वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ मौजूद है हनीफ लाखानी साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। मैं हनीफ साहब से पूछना चाहूँगी पहला सवाल। हनीफ साहब, बिजनेसेस की बात हो रही है, बिजनेसेस की पोजीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड पे है, ये देखना भी है हमें कि इंटरेस्ट रेट भी ज़रा थोड़ा सा हायर साइड पे जा रहा है, इन्फ्लेशन के नंबर्स भी हीट अप हो रहे हैं, लेकिन एक साथ हमें चीज़ें भी थोड़ा सा अगर थोड़ा सा हम इक्वल निकालें, क्वार्टरली हम रिजल्ट्स देखें तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। साथ साथ हमारे पास टैरिफ्स के भी चैलेंजेस हैं, लेकिन काम अभी भी हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है या फिर ये जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हो रही है अभी, जब ये बाकायदा तौर पे ऐलानात होंगे तो कैसा दिखाई दे रहा है ये आने वाले दिनों के लिए एक बिजनेसेस फंडामेंटल्स को ग्रो होना? थैंक यू वेरी मच। देखिए, ऑप्टिमिज्म हमेशा ही होता है जब भी नई गवर्नमेंट आती है, तो हम एज अ बिजनेसमैन तो एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट आएगी तो वो अपने नए प्रोग्राम्स देगी, जो उन्होंने इलेक्शंस में वादे किए हैं तो उसके ऊपर अमल दरामद के लिए कुछ इकदाम करेंगे। तो मुझे तो ये तो ऑप्टिमिज्म बहुत, मैं भी ऑप्टिमिस्ट हूँ और बहुत सारे लोग भी ऑप्टिमिज्म शो कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि बेसिक फंडामेंटल्स हमारी जो इकोनॉमी के हैं वो ऐसे हैं कि दे आर नॉट, देयर इज़ नो क्विक फिक्स। अब पिछले 6 महीने के अंदर जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने जो यूटिलिटीज़ के साथ इजाफा किया है वो इस कदर तेज़ी से और इतना ज़्यादा कर दिया है कि एट द मोमेंट तो इसलिए आपके पास नंबर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं उसके बैंक्स के, बिकॉज बैंक्स के पास बहुत अच्छा क्लाइंट है हुकूमत पाकिस्तान, जो उनके सारे के सारे पैसे बोरोइंग कर लेता है। तो उनको तो रिस्क फ्री फाइनेंसिंग देने में कोई हर्ज ही नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो 24% के ऊपर बैंक से बोरो करके कोई बिजनेस को रन करना, इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल इन प्रेजेंट टाइम। तो
आई एम ऑप्टिमिस्ट, जैसे आप हैं ऐसे मैं भी हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इट विल टेक टाइम फॉर आवर इकोनॉमी टू गेट ऑन द रेल। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो फोकस था ना, वो हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने हमको प्रॉमिस भी किया था कि वी विल गिव सम स्पेशल प्रोग्राम या इंसेंटिव फॉर द एक्सपोर्ट सेक्टर। जी तो उसके अंदर इन्होंने ख़ास करके हमसे ये बात की थी कि हम आपको यूटिलिटी के जो चार्जेस हैं वो 9 सेंट पर किलोवाट कर देंगे, लेकिन वो किसी भी वजह से वो नहीं कर सके, चाहे आईएमएफ का प्रेशर था या कोई और वो तो वजूहत। सिफारिश भेजी भी गई थी जी आईएमएफ हाँ, को, लेकिन भेजी भी गई थी। उसके बावजूद वो मंजूर नहीं की गई। हमें वो एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी आ गया था, हम तो बहुत उसके ऊपर बड़े पॉजिटिव थे, लेकिन वो फिर बहरहाल अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो असल हमारा जो मेजर प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना, वो बहुत ही स्टैग्नेंट है और बहुत ही लिमिटेड स्कोप में है। उसको हम जब तक नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हमारी इकोनॉमी की एक्सपोर्ट स्टेगनेंट तो है, बट लिमिटेड सिर्फ सेक्टर वाइज लिमिटेड है, या आपके रिसोर्सेज आप समझते हैं कि वो लिमिटेड है जिसकी वजह से सिर्फ इतनी हो सकती है? देखिए, हमारी बेसिकली एक्सपोर्ट्स क्या है, हमारी मोस्टली जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल इज व्हाट इट इज़ रिलेटेड टू हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट कॉटन की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दुनिया के अंदर। तो कॉटन जो है वो 50% है किसी भी कंजम्पशन का। ये अगर यूएस जैसा है, यूएस की मार्केट है, तो यूएस के अंदर 50% से कम कंजम्पशन है कॉटन रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, लेकिन 55% क्या है सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की, जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं। राइट आर्टिफिशियल, लेकिन दिस इज द अनफॉर्चुनेटली रीजन जब आप लेदर की एक्सपोर्ट की बात करते हो, अब सिंथेटिक लेदर उसकी जगह ले रहा अब है। आप अगर एज अ आम कंज्यूमर आप देखें, तो आपको लेदर का एक जैकेट पड़ा हुआ है, तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती हैं कि ये नेचुरल Original लेदर है, है okay. या वो है Synthetic सिंथेटिक है, है। right. तो ऐसे ही कपड़ों में भी है कि जो हम आज की दुनिया में लोग वॉश एंड वेयर और इजी टू वॉश गारमेंट्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो वो इंडस्ट्री को अगर हम जब तक उसको ग्रो नहीं करेंगे हमारे मुल्क में, हमारी जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल सेक्टर की, वो एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ेगी। जितनी हमारी क्रॉप बढ़ेगी उसके या हमारी थोड़ी इंपोर्ट कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसके हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन वो नहीं बढ़ेगी जो हमें चाहिए अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, या 7-8% की जीडीपी ग्रोथ के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि वो एक्सपोर्ट के ऊपर गौर करे, और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है उसके ऊपर गौर करे। एक्सपोर्ट को इंसेंटिव, एक्सपोर्ट सेक्टर को इंसेंटिव दे। मैं आमिर सजाद साहब से इंट्रोडक्टरी कमेंट लेना चाहूंगी। आमिर सजाद साहब, एक्सपोर्ट सेक्टर और वर्सेस इंपोर्ट सेक्टर कैसा दिखाई देता है आपको पाकिस्तान में? देखें, चीज़ें तो अच्छी नज़र आ रही हैं। मेरा तो तरीका ये चीज़ों को देखने का कि ज़िंदगी में इंसान को हमेशा पॉजिटिवली चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिवली देखेंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि हमें जो है अपनी जो वीकनेसेस हैं उन्हें कम करना है, स्ट्रेंथ्स को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट्स की जैसे हम बात करें तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स जो थी 2019 से हमारा जो फिगर था वो था $30.14 बिलियन। अगर 2020 में हम चले जाएं तो $27.94 बिलियन था, और 2021 में चले जाएं तो $31.55 बिलियन था, और 22 में अगर चले जाएं तो $39.42 बिलियन जो है वो था। 2023 में मैंने देखा है कि थोड़ा सा डिप उसमें 27.9 बिलियन का। इसके साथ अगर हम ये देखें कि टॉप एक्सपोर्ट हमारा किस चीज़ का है पाकिस्तान का, तो वो है टेक्सटाइल्स, राइस, रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर गुड्स, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स एंड केमिकल्स। उसके साथ अगर हम ये केमिकल्स की एक्सपोर्ट है हमारे पास? नॉमिनल है? जी कम है, लेकिन ये कम है। और इसके साथ अगर हम ये देखें कि हमारी ऐसी कौन सी टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं, उसमें नंबर 1 पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, फिर आता है चाइना, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, जिससे अभी $20 बिलियन के ऊपर भी हमने एक प्रोग्राम किया था कि इन्वेस्टमेंट हम वहाँ से सीख कर रहे हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका। इसके साथ हम आते हैं जैसे इंपोर्ट्स पे, तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के अंदर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जैसे जो इंपोर्ट कर रहे हैं मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स,
क्योंकि एक तरीके से ये एनर्जी सेक्टर में भी आ जाता है। और हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है बिल्कुल, और ये import हम के कर रहे अलावा। हैं ऑलमोस्ट 19.3 बिलियन, 27% इसको हम इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ फिर हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं 5.99 बिलियन का, जो 8.2% बनता है। और मशीनरी हम 5.88 बिलियन की कर रहे हैं, आयरन एंड स्टील कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स कर रहे हैं, प्लास्टिक्स कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स कर रहे हैं। इसके साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 2024 का जो आउटलुक है, इसके अंदर जो फोकास्ट कर रहे हैं इंपोर्ट्स की, वो हम कर रहे हैं 67.40 बिलियन डॉलर्स की। और इसी के अगेंस्ट अगर हम एक्सपोर्ट देखें इस साल की, तो वो है 28.56 बिलियन की। इसके अंदर ऑलमोस्ट 55% का जो है गैप है। और जो टोटल ट्रेड ऑफ मर्चेंडाइज इन पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू बी US $95.96 बिलियन इन 2024। ये है जी। आपने ये स्टैटिस्टिक्स तो बहुत अच्छे बताए हैं, लेकिन में कुछ चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। मैं लखानी साहब से पूछना चाहूँगी। लखानी साहब, एक चीज़ ये कि एडिबल ऑयल हम करते हैं इंपोर्ट, उसका सोल्यूशन मौजूद है हमारे पास। ऑल्दो हमारे पास क्रूड ऑयल का सोल्यूशन नहीं है, उसका ऑल्टरनेट यही है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, लेकिन हमारे पास एडिबल ऑयल का सोल्यूशन मौजूद है। हम अपने इंपोर्ट बिल को बहुत अच्छे से कर्टेल कर सकते हैं। $80 बिलियन से हमने $67 बिलियन पे तो आ गए, लेकिन कब ये वक्त आएगा कि हम इसको बिल्कुल एक्सपोर्ट के प्रोपोर्शन पे ले आएंगे? वो अब 67 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट का जो इंपोर्ट का फिगर आमिर साहब के पास था, वो तो मैं ठीक है, ये फिगर है टारगेट, लेकिन जो अगर आप मुझसे पूछें तो आई थिंक इट इज़ मोर देन दैट। इंपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा है। हाँ, ये कमोडिटी की प्राइसेस थोड़ी बहुत कम हुई होंगी, पाम ऑयल की प्राइस कम हो गई, इसकी वजह से भी थोड़ा डिप आया है, लेकिन एक्चुअल में तो ये ज़्यादा है। काफ़ी बड़ी हमारी 25 करोड़ की आबादी है, तो उसकी खपत बहुत ज़्यादा है। और एक और मसला ये है कि चूँकि इकोनॉमी की कंडीशंस ख़राब थी, तो इसके लिए पर कैपिटा कंजम्पशन हमारे यहाँ हर चीज़ की कम हो गई है, खाने पीने की चीज़ों की भी और इस्तेमाल की चीज़ों की भी। इसका भी डिप आया है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का मसला हो गया ना। अफोर्डेबिलिटी नहीं है हमारे लोगों के पास। हम जो एक चीज़ जो पहले कभी 100 रुपये की लेते थे, अब 200 रुपये की हो गई है, तो जाहिर सी बात है वो हम लोग हर जगह पर अपने आप को इकोनॉमाइज़ कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल कम हुआ और ये है। 100% आप समझते हैं इन्फ्लेशन हुई है? जी जी बिल्कुल हुई है 100, इसमें कोई शक थोड़ी है। हम जैसे भी बात करें, हम अपने आप को खुश जैसे भी रखें, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो तो हैं। राइट। फैक्ट्स अपनी जगह पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, ये 70 बिलियन की इंपोर्ट से हमारा गुजारा नहीं होगा। हमारी इंपोर्ट तो होनी ही है 80-90 बिलियन डॉलर। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको कैसे हम उसको कैसे टैकल करें। तो टैकल करने का तरीक़ाकार यही होगा कि हम लोग जो है, या तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आएँ जिसके अंदर वो जो चीज़ें जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर बनने लगे। जैसे मैं आपको अभी लेटेस्ट में आपको एक मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो सेवरेज के पाइप वगैरह थे ना, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट होते थे। जब ये हमारे यहाँ महंगाई हुआ और डॉलर की डिवैल्यूएशन हो गई, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो गई, तो आई विश कैसा हो वैसे जो आपने बोला। तो इंपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई। तो अब जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे ना, उनके पास मार्केट क्रिएट हो गई इस आइटम की, ज़्यादा क्रिएट हो गई। अब उन्होंने क्या किया कि भाई एक इम्पोर्टेड जो भी प्रोडक्ट आ रही थी उसकी क्वालिटी तो बहुत सुपीरियर थी ना, तो फिर उन्होंने भी हिम्मत करके वो मशीनें लगाई और उसके मुकाबले की क्वालिटी बना रहे हैं। अब क्या हो गया, अब अगर आप चेक करेंगी मार्केट में तो 80% पाकिस्तानी माल इस्तेमाल हो रहा है, 20% इम्पोर्टेड हो रहा है। जबकि पहले क्या था, 80% इम्पोर्टेड था और 20% पाकिस्तानी। तो इस तरीके से हमारी बिजनेस कम्युनिटी को भी हिम्मत करना पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल इसमें तो हमारा तो कसूर है, हमको तो हिम्मत करना पड़ेगी उसमें तो। क्योंकि देखिए आप प्रॉफिट में लॉस भी, इवन अगर आप बोलते थे यार पहले तो 100 रुपए बचते थे, अब जो है ना 50 रुपए बच रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि 50 रुपए क्यों बच रहे हैं? और इस पे प्रॉफिट में ये टीवी पर बातें करने की बातें निकली है। हाँ, नहीं, प्रॉफिट में लॉस हुआ है सर, ये तो हमने देखा है। नहीं, आपका ख्याल है। देखिए ऐसा नहीं है,
अब अगर अगर इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होती तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मेरी इंडस्ट्री है तो आमिर साहब भी बोलते हैं कि मैं भी लगा लूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। हर कोई या इंडस्ट्री मैं लगा उनका भी नहीं इनकी सकता, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लिए भी एक नहीं, बहुत मैं बड़ा एक मिसाल अमाउंट दे रहा हूँ दरकार कि है। मतलब हमारे यहाँ आप अगर पिछले 5 साल का अगर वो देखेंगी तो पिछले 2 साल के अंदर बहुत इंडस्ट्री बंद हुई है, बहुत बंद हुई है। और उसकी वजह बेसिकली क्या है कि वो इकोनॉमी ऑफ स्केल मेंटेन नहीं कर सके। इकोनॉमी ऑफ स्केल जब तक नहीं होती आपकी इंडस्ट्री में आप सरवाइव नहीं कर सकते। अब चूंकि महंगाई हो गई तो जाहिर सी बात है हमारे जो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी सैलरीज बढ़ गई। ऐसी हर चीज़ की कॉस्ट जी बढ़ जी जी। तो तो फिर आपने फिर वो एम्प्लॉयज भी सर्वाइव तो एम्प्लॉयज भी कम कर दिए। पहले लेट्स से अगर 100 हमें जो है वो एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड थे, तो हम उसको थोड़ा सा राशनिंग कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। हमने वो तो 50 एम्प्लॉयज से हम इतना काम ले रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 15 एम्प्लॉयज चलें, लेकिन एटलीस्ट नहीं, 75 पे तो किया जा सकता जहाँ है पर ना। आपकी वो जहाँ पर आप इजी गोइंग थे वहाँ आपने अपने आप को थोड़ा सा रश किया हाँ है। वो रैशनलाइज किया है और ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर आपने ध्यान दिया है। तो ये तो ज़रूरी है करना अगर आपको सरवाइव करना है तो। लेकिन एक बात बता दूं मैं कि आई एम वेरी होपफुल एंड आई थिंक दैट ये जो बुरा वक्त जो अभी हमारे साथ चल रहा है वो इट विल नॉट लास्ट मोर देन अनदर 6-8 मंथ्स। इसके बाद जो है क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज का भी देखें, कल से ये रेटिंग एजेंसीज का चला है CAA3, इन्होंने अपनी स्टेबल ही रखी है, हाँ, वो चेंज उन्होंने नहीं माइनस किया नहीं किया है। माइनस नहीं किया है, लेकिन अपग्रेड भी नहीं किया है। हाँ, upgrade। एक चीज ये देखा जाता है कि जो चीजें हैं वो थोड़ा सा स्टक हो गई हैं, पॉज हो गई हैं। मतलब स्टैग्नेंट है ना राइट हाँ। नाउ, स्टैग्नेंट है, ये मूवमेंट नहीं है यहाँ पर मूवमेंट बिल्कुल भी। वो जो है ना वो एक्चुअल में अभी होप के थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो अच्छी पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिव मेरा वे में मेरा ना हो। पॉजिटिव होगा हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारे यहाँ अच्छा होगा। जो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ SIFC की वजह से कि उनका नंबर 1 फोकस जो था ना उनका एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर का इन्होंने काम शुरू किया 2 साल हो गए ना, 1.5 साल हो गया। तो SIFC हाँ जस्ट सर 6 मंथ्स हुए हैं अभी तो। नहीं सर वो पहले से तो होता, लेकिन हाँ, अभी काम 6 हो रहा मंथ था। हुए हैं जो तो अब officially। वो जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो इनका फोकस है ना उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वो पूरी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगी। राइट। चलो मैं आमिर साहब से पूछती हूँ। आमिर साहब, इस एग्रीकल्चर की ही बात हो रही है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की आप एक्सपोर्ट को कैसे देखते हैं? साथ साथ हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वही बात जो रखानी साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया कि थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी भी पीछे हो जाती है और थोड़ा सा वो वेट कर रहे हैं कि उन्हें एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव दिया जाए, उन्हें एक्सपोर्ट के लिए कोई पॉलिसी दी जाए कि जो एक्सपोर्ट करेगा उसको ये इंसेंटिव मिलेगा। तो कैसे समझते हैं आप ये? बिल्कुल, देखें एग्रीकल्चर के अंदर इमेंस पोटेंशियल है और इस पे अगर थोड़ा सा इसे बेहतर तरीके से काम किया जाए और जैसे कि इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की कि उस पर किया भी जा रहा है, बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने। तो उस पर ये कि मैं ये देख रहा हूँ कि आप उसमें अगर और टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अपनी एडवांस करें, थोड़ी सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बाहर के लोगों के साथ इश्तराक करें और उसमें डालें, तो आप देखेंगे कि आप अपनी यील्ड जो है ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं। अभी मेरे एक दोस्त हैं, उनकी भी काफ़ी बड़ा इसका काम है, उन्होंने इसी तरीके से किया और उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि उन्होंने थोड़ा सा फोकस किया टेक्नोलॉजी पे और रिसर्च की उसके ऊपर, तो इस साल पिछले साल के मुकाबले में उनकी उसी ज़मीन से डबल हो गई। मैं आमिर साहब आपको यहाँ पॉज करूंगी। हमें ज्वाइन किया है रज़ा जाफरी साहब ने। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम। रज़ा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? रज़ा जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं ओवर कॉल, उनको खुशामदीद कहते हैं। दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जी आमिर साहब, हम एग्रीकल्चर के हवाले से बात कर रहे थे। तो टेक्नोलॉजी बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर हमें एजुकेशन भी साथ लानी होगी, इसको जोड़ना होगा। ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हमें उसके अंदर कुछ कोर्सेज ऐसे लाने पड़ेंगे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं और उसको हम जैसे ऑस्ट्रेलिया है, USA है, UK, वहाँ से हम देखें कि वो किन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं। क्योंकि आप देखें कि आप
मोस्ट जो पोटेंशियल है उसमें से वो चीज़ को आप बाहर निकालें तो उसको उस तरीके से देख सकते हैं। और आपकी जो टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, तो दुनिया में उसकी कदर भी होगी और उनके हर कंट्री के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। चलें, मैं रजा साहब को ओवर कॉल लेना चाहूंगी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम रजा, वेरी वार्म वेलकम। जी नताशा वासलाम, थैंक यू। रजा, क्या समझते हैं आप, आज मार्केट की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है और अगर हम ये कहें कि पूरे वीक के अंदर ही बड़ी एक पॉजिटिविटी देखी गई है तो ये गलत नहीं होगा। क्या देख रहे हैं मार्केट का ट्रेंड और कैसे देखा जा रहा है आने वाले दिनों का जो एक फ्यूचर कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन है, वो कैसे देखी जा रही है? जी डेफिनेटली आप ठीक कह रही हैं कि दिस वीक्स बीन गुड और मार्केट वापस अपने ऑल टाइम हाइस के करीब ही आ रही है। उसमें बुनियादी वजूहत यही हैं कि ऑब्वियसली हुकूमत फॉर्मेशन हुई है और आई थिंक एक हुकूमत जो कि ऑब्वियसली इरादा रखती है कि क्विकली IMF प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करी जाएगी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई थिंक ये दो चीज़ें मार्केट को सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि यही एक तवक्कुआत थी इलेक्शन से पहले कि जो भी नई हुकूमत आएगी वो इकोनॉमिक डिसिप्लिन बरकरार रखेगी। तो ये एक फैक्टर है। उसके अलावा अगर आप देखें तो फ्लोज भी सपोर्टिव हैं। बैंकिंग सेक्टर, ऑयल सेक्टर जो हैवी वेट रखते हैं उनमें देखा गया है कि बाइंग आई है इंक्लूडिंग फ्रॉम द फॉरेन साइड। तो इनका भी काफ़ी किरदार है क्योंकि इनका अच्छा वेट होता है KSE 100 में कि वो मार्केट को फिर ऊपर लेकर गए हैं। इन दो सेक्टर्स की काफ़ी इसमें सपोर्ट हासिल है फॉर दी ओवरऑल इंडेक्स। रजा, ये तो चाम दिखाई दे रहा है, लेकिन आप समझते हैं मार्केट के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा एक अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो मार्केट के अंदर एंट्री ले लें? क्योंकि ऑलरेडी वी हैव क्रॉस 67,000 और यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन प्रोसेस दिखाई देता है, तो इसमें एक अच्छी रनिंग मार्केट की दिख रही है। तो क्या आने वाले दिनों के लिए आपका तज्जिया है कि अब ये जो रैली है वो कहाँ तक क्रॉस करेगी और कहाँ तक जाएगी? देखें, स्टार्ट ऑफ द ईयर पे जो बुलिश आउटलुक था काफ़ी ब्रोकरेजेस का और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, उसकी जो वजूहत ये थी कि पॉलिटिकल नॉइज थोड़ी सेटल होगी, इलेक्शंस के बाद क्लैरिटी आएगी, IMF प्रोग्राम ये वाला कंटिन्यू करके सक्सेसफुली कंप्लीट होगा और एक नया लॉन्गर टर्म IMF प्रोग्राम में जाएंगे। तो ये चीज़ें तो अभी भी इंटैक्ट है। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली अभी इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं और कल तवक्को है, तो उसमें भी तवक्को ये की जा रही है कि कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ्स एक रीजनेबल डिक्लाइन नजर आएगा हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर इंटरेस्ट रेट कट्स की फिर बातें होना शुरू हो जाएंगी कि जी शायद फिर ये आपका क्या एनालिसिस है रजा? आई एम आस्किंग योर पर्सनल एनालिसिस कि आपको क्या लगता है जो अब पॉलिसी रेट अनाउंस होगा मार्च, इन द मंथ ऑफ मार्च, क्या दिखाई दे रहा है उसमें? कैसे जो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की वो कैसी है? अगर आप मुझसे ये सवाल करती 3 या 6 महीने पहले तो मैं आपको कहता कि डेफिनेटली मार्च मॉनेटरी पॉलिसी में हमें पहला रेट कट नज़र आ रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स लॉट डिपेंड्स कि हमारा जो हमने सोचा था कि इन्फ्लेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वही हो, बहुत इम्पोर्टेंट है कि रुपी यहीं रहे या डॉलर आपका करेंसी जो है वर्सेस द डॉलर। दूसरा है कि ऑयल प्राइसेस या जियोपॉलिटिक्स थोड़ी सी ऑब्वियसली एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो आई थिंक ये 2-3 फैक्टर्स ऑफ कोर्स स्टेट बैंक अपने सामने रखेगा। तो बेस केस तो लोगों की यही थी कि मार्च से होगा, लेकिन ऑफ कोर्स देखते हैं, लेट्स सी इन्फ्लेशन नंबर कैसा आता है, उस पर हम एक बेहतर व्यू बना सकेंगे। बट सर्टनली अगर मार्च में नहीं होता तो मॉनेटरी ईजिंग इज अ मैटर ऑफ व्हेन नॉट इफ। आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स पीक कर गए हैं, अब वो मार्च में कट हों या उसके बाद कट हों तो आई थिंक मार्केट एब्जॉर्ब कर लेगी ये स्लाइड डिले। बट ऑफ कोर्स एटलीस्ट मार्केट तो शुक्र का सांस लेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी अरसे से ये देखा जा रहा है, सिंस अगस्त वी हैव 22%, और काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती है हर बार जब भी मॉनेटरी अनाउंसमेंट होती है कि इस बार कुछ ना कुछ जो है वो कमी आएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है, देखा ये जा रहा है। जी ऐसा ही है बिकॉज इन्फ्लेशन हैज प्रूवन टू बी स्टिकी। अगर आप देखें तो ऑब्वियसली गैस की कीमतें बढ़ी, उसके अलावा फिर उसके फॉलो अप में वो पास ऑन होता है। मिसाल के तौर पे यूरिया की कीमतें फिर बढ़ी, फिर हमने मेडिसिन प्राइसेस बढ़ती हुई देखी हैं, उनकी नोटिफिकेशंस। तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन जो है ना थोड़ा सा स्टिकी एलिमेंट आ गया है उसमें, तो वो स्लो रही है इन्फ्लेशन टू कम डाउन। लेकिन एज वी एक्सपेक्ट एक हाई बेस इफेक्ट किक इन होगा तो एक नुमाया कमी आनी चाहिए ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन में, तो उसके बाद एक नई एक व्यू। तो अभी तक आप ये समझ लीजिए कि साल के शुरू में जो तवक्को आती है ना, अभी तक वो चेंज नहीं हुई है ना। बीच में ऑफ कोर्स नर्व्स टेस्ट हुई हैं इन्वेस्टर्स की,
लेकिन जो ओवरऑल केस था कि इलेक्शन हो जाएंगे, अब और देते नहीं होंगे, हुकूमत आएगी, IMF में जाएगी, इन्फ्लेशन नीचे आएगी, इंटरेस्ट रेट्स, वो अभी भी अपनी जगह बरकरार है। तो अगर वो व्यू चेंज नहीं हुई है, जिसकी वजह से बाजार में तेजी की पेशन गोइयां हो रही थी कि 2024 में भी कंटिन्यू होगी इक्विटीज में तेजी, तो वो अभी भी बरकरार है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है उस केस में। चलें, ये तो एक अच्छी बात है ना कि मार्केट में भी एक ऑप्टिमिज्म है और साथ साथ उनके लिए जो एक कॉन्फिडेंस है वो डेली बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है तकरीबन, बस अब जो एक फाइनल जो एक हम कह सकते हैं प्रोसीजर है वो दिखाई दे रहे हैं। तो रज़ा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जब बिल्कुल बाकायदा ऐलान होगा तो मार्केट के अंदर उस वक्त क्या पोजीशन होगी? क्या मार्केट उस वक्त भी एक रैली करेगी? आई थिंक डिपेंड करता है। आई थिंक इस पे तो सरप्राइज नहीं है कि जी इट्स अ PML लेड गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ साहब आई थिंक होंगे प्राइम मिनिस्टर, बट ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप वुड बी के कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन आते हैं और स्पेशली द फाइनेंस मिनिस्टर। आई थिंक वहाँ से थोड़ा सी मार्केट उसकी तरफ नजरें होंगी कि क्योंकि वहाँ से फिर देखिए ना इकोनॉमिक पॉलिसीज आती हैं, तो तो वो एक व्यू है कि जी इकोनॉमिक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए और IMF के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रहने चाहिए। तो आई थिंक नेक्स्ट चेक पॉइंट विल बी दैट। उसके बाद ऑब्वियसली हमारी कुछ पेमेंट्स ड्यू हैं, स्पेशली आई थिंक अप्रैल में एक यूरो बॉन्ड पेमेंट ड्यू है। उससे पहले अगर IMF से बातचीत शुरू हो जाए फॉर अ न्यू प्रोग्राम, तो आई थिंक काफ़ी सुकून का सांस लेगी मार्केट। अगर ऑफ कोर्स अगर अननेचुरल से डिलेज आते हैं, अनड्यू डिलेज आते हैं विद दी टॉक्स विद द IMF, तो वो एक घबराहट का इम्कान है, लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा। आई थिंक मैच्योर गवर्नमेंट है, मैच्योर लोग हैं, हु हैव डन दिस बिफोर, हु अंडरस्टैंड के जरूरी है कि हम IMF से जल्दी में जाएं। बट आई थिंक नेक्स्ट की चेक पॉइंट्स विल बी ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, फाइनेंस मिनिस्टर कौन आते हैं और उनकी फिर These are the things that market is watching actually. दैट्स राइट। तो फिलहाल तो अच्छा रजा, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज मुझे बताइएगा कि अब जो गवर्नमेंट आ रही है इसके लिए चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? क्योंकि सबसे पहली एक प्रायोरिटी ये होगी कि बजट के हवाले से चीजें देखी जाएंगी और दूसरा ये कि IMF के न्यू प्रोग्राम के हवाले से बात होगी। तो आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी गवर्नमेंट को फिल फॉर डिसीजंस लेने होंगे? जी आई थिंक सबसे पहले तो आपको आइडिया ही है कि मैंने IMF की बात इसलिए करी क्योंकि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अभी भी तकरीबन $8 अरब हैं। दैट्स लेस देन 2 मंथ्स इंपोर्ट कवर। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम इस पे सिक्योर कर लें एक नया IMF प्रोग्राम इमीडिएटली, तो एक कंफर्ट आ जाएगा कि ठीक है रिजर्व्स अब यहाँ बॉटम कर गए, अब यहाँ से ग्रो ही करने हैं, तो कॉन्फिडेंस बहुत वो दे देता है। ऑफ कोर्स उसके बाद फिर एक बजट है ना, आई वुड इमेजिन कि उसमें भी काफ़ी इनपुट होगी और एडवाइस होगी फ्रॉम द IMF। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो पिछले 3-6 महीने में अंडर द केयर टेकर गवर्नमेंट हमने अचीव की है, पहली तो व्यू यही होगी या टास्क है द गवर्नमेंट के इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रिजर्व किया जाए और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतर आए। उसके बाद फिर ऑब्वियसली फिर इंटरेस्ट रेट्स का नीचे आना या फिर और रिफॉर्म्स करना एनर्जी सेक्टर में या जहाँ जहाँ रिलीफ दे सकते हैं वहाँ दें, वो फिर उसको फॉलो अप करेंगे। बट इमीडिएट टास्क एट हैंड इज के एक IMF प्रोग्राम को आप सिक्योर कर ले फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, एक बेस बना लें कि जी ठीक है कॉन्फिडेंस आ जाए, बेस बन जाए, उसके बाद वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। वेल थैंक यू सो मच रजा, हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। रजा जो है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी दिखाई देते हैं और ये भी है कि जो न्यू गवर्नमेंट आती है उसके लिए चैलेंजेस भी बहुत हैं। आमिर साहब, आप एग्रीकल्चर के हवाले से बात कर रहे थे, प्लीज़ इसे कंटिन्यू कीजिए। जी इसमें यही कहना चाहूँगा कि जैसे रिसर्च की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, तो वो लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और दुनिया के साथ अगर कदम मिला के चलना है तो ये चीज़ अब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एजुकेशन भी इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। इसके साथ हमें ये देखना है कि हमारे जितनी भी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं उन कंट्रीज़ में और उसके अंदर क्या हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं और उसी के साथ जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक चीज़ हमारे सामने ही एक पड़ी हुई है कि हम ये चीज़ें इंपोर्ट क्यों करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मजबूरी है आपकी, आपको इंपोर्ट करनी ही पड़ती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप कर्टेल कर सकते हैं और उसके ऊपर फिर काम करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर जब आप काम करेंगे, वर्क करेंगे और उसमें फिर मेन चीज़ जैसे इन्होंने एक बड़ी अच्छी जैसे बात की कि इंडस्ट्रीज़ कहा कि कुछ बंद भी हो गई, काफ़ी बंद हो गई, तो हमें इसी चीज़ को देखना है कि बजाय इसके कि इंडस्ट्रीज़ बढ़ें,
वो अगर बंद हो रही हैं तो उसका रीजन क्या है, और जो बंद हो रही है उनको भी सॉर्ट बिल्कुल, आउट किया जाए कि उनको ना बंद होने क्योंकि दिया अगर जाए। वो इंडस्ट्रीज कुछ बना रही हैं तो वो आपका लोकल मार्केट में भी चीज़ कंज्यूम हो रही है राइट राइट और राइट। इंटरनेशनल मार्केट में भी जा रही है, तो उसको हमें देखना है, उसको भी कर्टेल करना। आपने जैसे बात की उसकी कि कोई ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए, तो देखें बिल्कुल ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए और फ्रेंडली पॉलिसीज़ हों जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे लेके जाएं, ऐसी चीज़ें जो कर्टेल कर सके हमारा इंपोर्ट। अगर हम एक टारगेट बनाएं 2050 तक और सिर्फ यही टारगेट बना लें कि 50% हम कर्टेल कर लें 2050 2050 तक। इज टू फार, जी, 2030 कर लेंगे, ज्यादा लेकिन बेहतर है। प्लान अगर करके उसको चलें, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को मूव करने में, तो 50% भी अगर हम कर्टेल करें तो आप देखें कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर का पाकिस्तान को मुनाफा राइट होता मैं लखानी साहब से पूछूंगी। लखानी साहब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने तौर पे अपनी लोकल मार्केट में प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और उसकी कंजम्पशन से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ऐसी क्या ज़रूरत है कि हमें सबसे पहले हम इंपोर्ट की तरफ देखते हैं कि हमारी इंपोर्ट हो जाए, इजी गोइंग है, जस्ट इम्पोर्टेड एंड ट्रेड इन द मार्केट। बिजनेसमैन भी आजकल यही ज़्यादा इस चीज़ को फोकियत देते नहीं हैं। यार, एज अ बिजनेसमैन तो मैं सोचूंगा ना कि अगर मुझे कंटेनर मंगवाने से ही और जल्दी से मेरा टर्नओवर हो जाएगा, तो मैं तो वही देखूंगा ना एज अ बिजनेसमैन तो। जी। लेकिन एज अ गवर्नमेंट मैं ये देखूँ ना कि ये जो शख्स है जो कंटेनर के ऊपर इक्तिफा करके बैठा हुआ है, उसको मैं ऐसी ऐसी आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कागजात नामजदगी हफ्ता 2 मार्च को दिन 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। मजीद तफसील राना शहजादुस्सलाम से जान लेंगे। राना शहजादुस्सलाम, आगाह कीजिएगा, शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जी नाजिया, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक वज़ीर आज़म के ओहदे के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म का इंतखाब बरोज़ इतवार मोरखा 3 मार्च 2024 को होगा। शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी बरोज़ हफ्ता मोरखा 2 मार्च 2024 को दिन 2 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी कौमी असम्बली के शोबा कानून साजी से हासिल किए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल उसी दिन दोपहर 3 बजे तक मुकम्मल कर ली जाएगी। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वज़ीर आज़म का इंतखाब डिवीजन के जरिए किया जाएगा, जिसके मुताबिक हाउस को डिवीजन कर दिया जाएगा। जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवारान हैं, उनके जो वोटर हैं, वो अपने अपने जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं उनको ये वोट डिवीजन के जरिए डाले जाएंगे। जी अच्छा राना शहजादुस्सलाम, आपने बताया कि 2 मार्च दिन 2 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। आईने पाकिस्तान के मुताबिक जब कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद अगला तरीकाकार क्या होगा, अगला जो मरहला है वो क्या होगा वज़ीर आज़म के इंतखाब का? जी, उस हवाले से जो कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने तफसीलात से आगाह किया है कि कोई भी जो रुकन है वो वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए उम्मीदवार के तौर पर किसी भी मुसलमान रुकन का नाम तजवीज़ कर सकता है या उसकी तायीद कर सकता है। तजवीज़ कुनिंदा, तायीद कुनिंदा और उम्मीदवार की जानब से इस बयान के साथ कि उसने नामजदगी पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है, ये तमाम दस्तखतशुदा कागजात नामजदगी 2 मार्च को दोपहर 2 बजे तक सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में जमा कराए जाएंगे। सेक्रेटरी कौमी असम्बली उनको वसूल करेगा। स्पीकर जो है उम्मीदवारान या उनके तजवीज़ कुनिंदगान या तायीद कुनिंदगान जो मौजूद होना चाहें की मौजूदगी में मुअज़्ज़ज़ स्पीकर के चैम्बर में उसी दिन दोपहर 3 बजे कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल किया जाएगा, जिसके बाद राय दही का इंदराज कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार के कवायदो ज़वाबत 2007 के जदूल 2 में दर्ज झैल तरीक़ाकार के मुताबिक किया जाएगा। इंतखाब के लिए जो वोटिंग का जो डिवीजन का अमल होगा, उस हवाले से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बरोज़ इतवार को वज़ीर आज़म का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। जी सही। अच्छा राना शहजाद, वो तमाम उम्मीदवार जो वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा कराना चाहते हैं या जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, आईने पाकिस्तान के अंदर उनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन लोग हैं, कौन से उम्मीदवार हैं जो कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं? जी, वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए ज़रूरी है, लाजमी है कि वो मुसलमान हो और रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुआ हो, और उस हवाले से जो कौमी असम्बली के
जो मेंबरान हैं उनकी तरफ से उनकी तजवीज़ कुनिंदा और तइद कुनिंदा मौजूद हों और ये वैलिड कागजात नामजदगी जो हैं वो कौमी असम्बली के सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में जमा कराए जाएं, जिसके बाद उनकी स्क्रूटनी होती है। अगर किसी को एतराज़ है तो वो स्पीकर के चैम्बर में इन तमाम एतराज़ात को सुना जाता है और उसके हवाले से जो फैसला किया जाता है, जिसके बाद कागजात नामजदगी जो है उम्मीदवार के वो मंजूर या मुसरद करने का अमल होता है और जिसके बाद बाकायदा जो है वो वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए जो है वो उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाती है कि ये उम्मीदवार वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए उम्मीदवार हैं। जी बहुत शुक्रिया राना शहजादुस्सलाम, नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे और तफसील से हमें आगाह किया। वज़ीर आज़म के अहदे के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इस हवाले से हमने तफसीलात अपने नाज़रीन के साथ शेयर की। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। उसके लिए कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कि वो आईटी की तरफ जाएं? हाँ, इसको मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि 65% तक आपकी यूथ है और उसके साथ ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इसमें इमेंस पोटेंशियल है और 55% बच्चे आपके स्कूल नहीं जाते तो आप उसको कन्वर्ट कर दें, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आईटी का जो पोटेंशियल है वो इमेंस है, आप बहुत ज़्यादा उससे जो है आगे जा सकते हैं आईटी के अंदर। और आईटी के अंदर जो है एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे SIFC वालों का है, इसके अंदर हमें लोगों को भी रोकने की ज़रूरत है जो लोग पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। तो वो रुकेंगे तो आईटी का पोटेंशियल बढ़ेगा। और उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखें, आपको पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। इंपोर्ट हम जो चीज़ें करते हैं, एक बहुत अच्छी बात करने लगा हूँ, वो ये है कि गवर्नमेंट अगर 10 साल का टैक्स फ्री ब्रेक्स दे, उन कुछ अनाउंस करे कि जी ये जो चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं, जो भी बिजनेस करता है इंपोर्ट, उसको अगर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, उसकी कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो 10 साल का टैक्स ब्रेक देते हैं। देखें हम किस चीज़ में टैक्स ब्रेक देते हैं, जिस चीज़ में हमें ज़रूरत ही नहीं होती। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज सही करने की ज़रूरत है। कैसे? या फिर एक्सपोर्टर्स को भी ये इंसेंटिव दिया जा सकता है, जो एक्सपोर्ट करेगा एक्चुअली वो भी इंपोर्ट कर सकता है, अदरवाइज इंपोर्टर ऐसे ही नहीं अब है आप मुझे बताएं कि सैनमा इंडस्ट्री में 10 साल का टैक्स ब्रेक देने का क्या सेंस बनता है? एक ऐसी ताकि इंडस्ट्री फ्लरिश करे ना, वहाँ पे इंडस्ट्री हमारी सीधी सी फिल्म बात इंडस्ट्री है। नहीं थी। बिल्कुल। तो कहने का मकसद है कि ऐसी जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जिसको मुल्क से फ़ायदा होगा, क्योंकि मूवी की इंडस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर आपने लेकिन आपकी इक्विपमेंट भी growth फ्री भी किया हुआ important है। है, हाँ। बिल्कुल, ग्रोथ इम्पोर्टेंट है और हर सेक्टर में इम्पोर्टेंट है। कहने का मकसद है कि इस स्टेप को भी मैं वेलकम करता हूँ फिल्म इंडस्ट्री वाले को, कि इक्विपमेंट फ्री कर दिया, सिनेमा को टैक्स फ्री कर दिया, फिल्म बनाने वालों को टैक्स, प्रोडक्शन हाउसेस को टैक्स फ्री कर दिया। तो यही जो पैकेजेस हैं, यही इंसेंटिव बाकी लोगों को भी दें, प्रॉपर लोगों को जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, ताकि ये कि वो पाकिस्तान अपने आप का भी वो लोकल जो प्रोडक्शन है उसको भी वो यूटिलाइज करें, पाकिस्तान को भी दें, इंटरनेशनली भी दें। तो पाकिस्तान का पूरा सिनेरियो चेंज हो बहुत जाता है। अच्छा एक्सप्लेन किया आमिर साहब ने। मैं लखानी साहब से पूछूंगी, एक तरफ ये रिबेट या इंसेंटिव व्हाटएवर यू से ये हमारे पास मौजूद है, तो हमें और इंडस्ट्रीज या और सेक्टर्स के लिए भी ये चाहिए। लेकिन सर एक चीज़ वो ज़रूरी है, वो ये कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारे पास जो पॉपुलेशन की जो डिमांड है वो भी पर ईयर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पॉपुलेशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और इसके लिए हम जितनी भी ग्रोथ कर लें वो तमाम एब्जॉर्ब हो जाती है। तो देखा ये जाता है कि हम अगर हम ग्रो भी करते हैं तो हमारी पॉपुलेशन उस ग्रोथ को भी खा जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे, एक तो आप डिफाइन करेंगे, दूसरा ये कि हमारे जो लोकल कंजम्पशन है इसी को फुलफिल कर लें हम, खासकर हमारे कितने बिजनेस कम्युनिटी में ऐसे हैं जो लोग सिर्फ यहीं की जो मैन्युफैक्चरिंग है और यहीं पे सप्लाई है, उनकी एक्सपोर्ट नहीं होती। तो ये ज़्यादा एक ट्रूली हम कह सकते हैं कि यही तरीकाकार सही है, या फिर आप एक्सपोर्टर भी बने? नहीं, वो तो देखिए डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है और उसके अंदर जो आबादी है उसकी खपत तो अपनी जगह पर है ही ना। तो जो भी आप इंडस्ट्री अगर आप ऐसी लगाते हैं जो इस पॉपुलेशन को कैटर करती है तो वो डेफिनेटली यहाँ फ्लोरिश करेगी। लेकिन जो WTO रिजीम था हमारे यहाँ अभी है, WTO इंटरनेशनल जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत आप अपने मुल्क के अंदर इंपोर्ट को कर्टेल नहीं कर सकते। आपको
आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एडिशनल बंद कर ड्यूटियां दें, लगाते हाँ। हैं, ऐसा नहीं हो नहीं सकता कर है। सकते हम, वो तो आपको बड़ा स्मार्टली चलना पड़ेगा। स्मार्टली चलना पड़ता है, राइट। तो आप क्या आप लेट द पीपल डिसाइड कि उन्हें हाँ। क्या लेना है दिस इज शेल्फ व्हाट में से। दिस इज हाँ, व्हाट द थ्योरी इज। या लेकिन अब आप एक हमारा छोटा सा कोई खिलौने बनाने वाला कंपनी पाकिस्तान में हो और एक चाइना की कंपनी हो जो खिलौने बनाती है, उसके पास इतनी ह्यूज प्रोडक्शन है कि उसको पाकिस्तान की मार्केट के अंदर 20-25 कंटेनर साल के बेचना विदाउट एनी प्रॉफिट या थोड़े लॉस के ऊपर भी उसके लिए कोई मसला नहीं है। वो जो लोकल दिस इज द मैन्युफैक्चरर रीजन कि वो कॉस्ट ही नहीं मैनेज कर पाते। हाँ, वो कॉस्ट मैनेज नहीं कर सर ये पाते। कॉस्ट इफेक्टिव, ये तो आप सही बोल रहे हैं, तो क्या रॉ मटेरियल की कमी है हमारे पास, या फिर हम खुद से जो हमारी एक यूटिलिटीज हैं वो एक्सपेंसिव है? सबसे मेजर कंपोनेंट हमारा जो है वो यूटिलिटी है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू वर्ल्ड। हर जगह से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इवन यूएसए के मुकाबले की है, इतनी एक्सपेंसिव है, ठीक है ना जी। प्लस दूसरी बात ये है कि ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन हमारे यहाँ तालीम कम है लोगों में, तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम है, हमारी हर चीज़ की प्रोडक्टिविटी कम है, हमारी मैनेजमेंट की भी प्रोडक्टिविटी कम है, और हमारी यार यू आर राइट, दिस इज द रीजन कि हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, हाँ, स्किल्स बहुत है, skills- लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज हम करना manage बड़ा नहीं कर मुश्किल हो पाते। जाता है। तो ये बेसिक, तो फिर आकर सब कुछ घूमकर कहाँ हम पहुँचे? हमारे यहाँ जो साहब बात कर रहे थे, आमिर साहब, एजुकेशन। जो बच्चा बाहर है स्कूल के, वो बच्चा स्कूल में आएगा, तालीम मिलेगी, तो हमारी बिल्कुल इकोनॉमी सर, के ग्रास हालात रूट सही। लेवल से काम होना चाहिए, लेकिन अभी जो चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, कुछ अरसे में हम ये देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि लोगों का ये रुझान हुआ है कि वो बिजनेस कैसे करना है, कमाना कैसे है, अब बचाना है। अब आप देख रहे हैं थोड़ी सी सेविंग की आदत भी हो रही है। अदरवाइज पहले तो ये था ना कि आपने जो कमाया जस्ट हैंड टू माउथ, तो ये भी तो अब थोड़ा सा देखने में आ रहा है। इट मीन्स कि लोगों की सोच तो बदल रही है। ज़रूरत ईजाद की माँ है, सब बोलते हैं, तो उसी की इसीलिए बोलते हैं ना। क्या आपके जो इकोनॉमिक हालात घर के बुरे हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो चलें। आपने फिर सोचना शुरू किया। तो क्या बात है आमिर साहब कि हमारे ऊपर कोई चीज आएगी, वक्त पड़ेगा, मुश्किल आएगी, तो ही कहते हैं ना बारिश होगी तो ही हम छाता लेकर आएंगे बाजार से, इससे पहले नहीं हम कोई इकदामात कर सकते। मैं एज अ नेशन भी बात कर रही हूँ। इन्होंने टैक्स के हवाले से बात की, आपने टैक्स के हवाले से बात की, तो हमारे यहाँ तो टैक्स वैसे भी अगर कल्चर देखा जाए तो वो तो नहीं है। बिल्कुल। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑन लाइटर मोड के पाकिस्तानी कौम तो बारिश को एंजॉय करती है। नहीं वो तो ठीक है, सही है, आपने छाते को ही फॉरवर्ड कर दिया, बट मुझे ये बताइए ना कि टैक्स कल्चर भी तो नहीं है ना हमारे पास। जी, मैं वही कह रहा था कि जैसे टैक्स है, इसके ऊपर भी रिफॉर्म करने चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए। इसमें ऐसा करना चाहिए कि ज़्यादा बोझ जो है लोगों पे किसी पे भी ना पड़े। मैं ये नहीं कहता कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर आप डाल दें, छोटे बिजनेसमैन के ऊपर डाल दें। एक ऐसी पॉलिसी हो कि आप देखें कि कितने लोग हैं वो टैक्स ही नहीं देते, उसके अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है टैक्स नेट के अंदर। तो अगर आप टैक्स को प्रॉपरली, आपका CNIC जो है वो आपका NTN नंबर है, आप उसको डालते तो पता चल जाता है कि ये फाइलर है और नॉन फाइलर है, तो ये तो बहुत इजी है रिकॉग्नाइज करना। देखें चीज़ों को सही करना 2 मिनट का काम है, लेकिन वही वाली चीज़ आ जाती है कि सही करने के लिए जैसे अब कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हैं। SIFC के अंदर भी, बिल्कुल, in fact। SIFC है, FDI है, आप टूरिज्म इमेंस पोटेंशियल, आप पाकिस्तान में कहीं चले जाएं, 4 मौसम है, किसी जगह भी चले जाएं, इमेंस पोटेंशियल है। सहरा यहाँ पे, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर जो बुलंद तरीन पहाड़ हैं पाकिस्तान में मौजूद है, 25 से 30, उसमें से आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो आपका पोटेंशियली इतना इमेंस है, हर चीज़ को आप कर सकते हैं केटर। और एक दिन आप मेरी बात ये लिख लें कि आएगा कि आप देखिएगा कि पूरी दुनिया का जो रुख है वो पाकिस्तान की तरफ होगा। समुंदर आपके यहाँ पे है, पहाड़ आपके यहाँ है, रेगिस्तान सहरा आपके यहाँ है, हर चीज़ दुनिया की, हर किस्म का फ्रूट आपका और यहाँ आपका है। जो एक अच्छा स्किल्ड, हम कह सकते हैं ना कि जो पोटेंशियल वाला जो यूथ है वो भी मौजूद है। ह्यूमन कैपिटल की अगर थोड़ी सी बात करें तो हमारे पास तो ये तो पावर है, क्योंकि 100 आउट ऑफ 50 to 60% हमारे पास यूथ मौजूद हमें है। सिर्फ करना ही ये है कि जो हमारा यूथ है उसका पोटेंशियल हमें यूज़ करना, यूटिलाइज करना है, और इसके अंदर हम किसी भी काम पे कदर लगाना है से, उन्हें। बिल्कुल किसी भी कदर से फेल हो नहीं सकते। और इस वक्त जहाँ पाकिस्तान खड़ा हुआ है, तो और ये इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, किसी भी मुल्क के लिए होती है जिसका एक बहुत बड़ा जो यूथ है वो 65% का जो है उसका यूथ हो।
तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनको आप एजुकेट करें। जैसे इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की आईटी की, हम अक्सर प्रोग्राम में करते रहते हैं। आईटी इज़ इमेंस पोटेंशियल है, उसकी जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो आगे यूज़ होनी है, क्योंकि आईओटी आ रहा है, ब्लॉकचेन है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। उसके अंदर आप जितना आगे फोकस करके लेके चलेंगे, जैसे मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ये कहा कि जो आईटी की जो एजुकेशन है ये स्कूल लेवल से होनी चाहिए, और स्कूल के अंदर कुछ जो मॉड्यूल्स हैं जो अब पढ़ाए जाते हैं उनको चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा चेंज करें और उसको थोड़ा गेम की शक्ल में ले आएं, तो आप देखें कि बच्चों का इंटरेस्ट कितना होगा उसी पढ़ाई के अंदर। बिल्कुल, और उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि उसी के अंदर फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आईटी की थोड़ी थोड़ी चीज़ें उन्हें पढ़ाना शुरू कर दें, प्रोग्रामिंग आगे लोग सीखें, और फ्यूचर इज़ आईटी। और आईटी आपकी पाकिस्तान की जो है जैसे उसका जो हदफ गवर्नमेंट रखती है वो है $15 बिलियन। हदफ हम करीब बहुत उसके नहीं जा पाते, कुछ काफ़ी लोग हमारे बाहर भी चले जाते हैं। तो हमें अब ये करना है कि हम इसका $50 बिलियन पे भी हम पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं कि आपका जो 65% यूथ है, जो 55% बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, आप उनकी स्कूलिंग पे काम करें, आप लिटरेसी रेट पे काम करें, एजुकेट करें। और